चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो चलिए बैठिए, जल्दी से बैठिए। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है बहुत ही अच्छा, रस। क्या है? रस। ठीक है ना? रस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे 10th की क्लास में, 11th में, 12th में पढ़े होंगे कहीं पे, इंटर में। लेकिन यहाँ पे आपकी कंपटीशन, आपके एग्जाम, वनडे एग्जामिनेशन में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, है ना। चलिए अब देखिए, रस, इसका मतलब क्या होता है? रस अर्थात इसको हम कह सकते हैं आनंद। क्या कह सकते हैं? आनंद। क्या कह सकते हैं? आनंद। ठीक है ना, आनंदित हो जाना। इसी को इंग्लिश में सेंटिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेंटिमेंट कहा जाता है। अब रस क्या होता है बच्चा? तो रस किसे कहते हैं? तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। बहुत सिंपल है, मतलब काव्य को पढ़ने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य को पढ़ने, ठीक है ना, या फिर सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं, रस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से या सुनने से हमें आनंद की अनुभूति होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा? रस कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? अब आपके मन में प्रश्न आता है कि भैया कह रहा है काव्य को पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उसे हम जो है रस कहते हैं। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया ये काव्य क्या होता है? काव्य क्या होता है? काव्य किसे कहते हैं भैया? एक सिंपल सा डेफिनेशन आता है, कहता है वाक्यम रसम काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ऐसे एक संस्कृत में लाइन आता है, कहता है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, काव्यम, ठीक है ना। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रस से सराबोर वाक्य ही काव्य कहलाता है, काव्य कहलाता है। ठीक है ना। तो रस से सराबोर वाक्य, जो वाक्य हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई रस है तो वही हमारा क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। मतलब बिना रस का काव्य हो ही नहीं सकता है, बिना रस का कोई काव्य हो ही नहीं सकता है। अगर कोई काव्य है तो उसमें रस अवश्य होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो रस होता है वो काव्य की आत्मा मानी गई है। रस को काव्य की क्या मानी गई है? आत्मा मानी गई है। और यहाँ से भी आपके वनडे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ था कि रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आप याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसने माना भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आचार्य, जब भी हिंदी आप पढ़ते हैं ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े और बहुत विद्वान लेखक हुए, हिंदी के बहुत बड़े विद्वान लेखक कवि हुए, है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा भैया? कि रस जो है, रस काव्य की आत्मा है, आत्मा है। मतलब अगर काव्य शरीर है तो रस क्या है? आत्मा है। बिना आत्मा का शरीर क्या है? बेकार है, निठल्ला है। मान लीजिए हमारा शरीर, अगर आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हो
तो अगर हमारा ये शरीर है तो शरीर में जो आत्मा है, आत्मा की वजह से तो हम जीवित हैं। अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो इस शरीर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से काव्य का तभी मतलब जब उसमें क्या हो, रस हो। बात समझ में आ रहा है? तो अब जो भी कोई पूछेगा, जैसे भी पूछेगा, आप एकदम स्पष्ट तरीके से बोलिएगा। आपसे पूछा जाएगा रस किसे कहते हैं, तो आराम से बोलिएगा काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई पूछ दे कि भाई काव्य क्या होता है, काव्य किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि रस से सराबोर जो वाक्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। इसको संस्कृत में एक लाइन में बोल दीजिए, वाक्यम रसात्मक काव्यम। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था भैया, रस काव्य की आत्मा होती है। बात समझ में आ रही है? अब सुनिए, निष्पत्ति होती है। अब देखिए यहां से तो ये प्रश्न आपके बने ही बने एग्जामों में। फिर यहां से पूछा जाता है, बच्चा आपसे कहता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहीं पे बच्चा गलती करके आता है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, रस कितने प्रकार का, 3 तरीके से प्रश्न बना आपके वनडे में चाहे बड़े एग्जामों में। पहला पूछता है कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अगर आपसे पूछ दे ऐसे, नाम रख के पूछे कि भरत मुनि, कौन मुनि, भरत मुनि के अनुसार, साथ में बोलते रहो, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, तो आप याद रखिएगा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार। अगर पूछे आपके एग्जाम में कि आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, तब वहां पे आपका आंसर बदल जाएगा। अगर पूछे आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार तो आप बोलिएगा 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो देखिए प्रश्न की भाषा बदलेगी, नाम बदलेगा, आंसर भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो आप याद रखिएगा, आचार्य अभिनव गुप्त, क्या नाम है बोलो, आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार जो है बेटा, वो रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर आपकी परीक्षा में ये दोनों नाम न दे, है ना, भरत मुनि का भी नाम न दे, आचार्य अभिनव गुप्त का भी नाम न दे, और डायरेक्ट पूछ दे कि बताइए रस कितने प्रकार के होते हैं, तो उस कंडीशन में हम 11 पे मार के आएंगे। कितने पे मार के आएंगे? 11 पे। अगर किसी का नाम न दे के पूछे रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या मारेंगे? 11 प्रकार पे मार के आएंगे। तो देखो सबसे पहले वर्तमान, देखो वैसे 9 है, जैसे आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस को रस की श्रेणी में ये लोग नहीं रखते हैं, इसलिए 9 हो जाता है। 2 रस को छाट दिया गया है। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो दोनों को भी जोड़ के पढ़ते हैं, इसलिए 11 हो जाता है। हम जब पूरा 11 रस के बारे में पढ़ाएंगे हम, है ना, घबराइए नहीं, पूरा डिटेल होगा वहाँ पे। तो अभी तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो 3 तरीके से प्रश्न पूछेगा। नाम रख के पूछेगा तो उसके अनुसार आप टिक मारिएगा, और नाम नहीं रख के पूछेगा तो आप किस पे मार करिएगा? 11 पे। क्लियर होगी बात? तो चलिए बताइए, भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के, आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार, अगर ऐसे पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, 11 होते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए, तो रस में इतना हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि रस के अंग कितने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रकार पूछेगा तब ये आंसर, अंग पूछेगा तो आंसर चेंज, है ना। तो हम रस के अंगों को अब थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। अब रस के अंगों को हम देख लेते हैं भैया। चलिए, कहता है रस के अंग, रस के क्या अंग। तो रस के कितने अंग होते हैं बच्चा? तो याद रखिएगा कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम में यही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। अब चारों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आगे रस आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक जो होता है अस्थाई भाव होता है। क्या होता है बच्चा? अस्थाई भाव होता है। अस्थाई
भाव। जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं? विभाव, विभाव। और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं अनुभाव। क्या कहते हैं? अनुभाव। और जो चौथा होता है उसको क्या कहते हैं? संचारी भाव, संचारी भाव। या इसी को कहा जाता है व्यभिचारी भाव। क्या कहते हैं बच्चा? व्यभिचारी भाव। यहां से आपके वनडे में एक बार पूछा था एग्जाम में कि संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है, तो संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से प्रश्न अब सुनिए, लिखिए नहीं, अब देखिए, पहले समझिए। अब कहता है बच्चा, ध्यान देना, अब कहता है कि जो अस्थाई भाव है, यहां से एक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, पहले हम प्रश्न पे ही आते हैं, उसके बाद फिर हम डेफिनेशन और इसके बारे में समझते हैं। आपकी परीक्षा में यहां से पूछ देगा कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, ठीक है ना? अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है या फिर कितने अस्थाई भाव होते हैं, तो ध्यान से सुनिए। अस्थाई भाव भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अगर पूछेगा तो अस्थाई भावों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। और आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार, अभिनव गुप्त के अनुसार, अभिनव गुप्त के अनुसार कितने हो जाएंगे? 9। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, जितने रस होंगे उतने ही अस्थाई भाव होंगे। जैसे श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। क्या होता है? रति। भयानक रस का भय, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक होता है ना। तो हम लोग सारे रसों को पढ़ेंगे, तो जितने रस होते हैं उसके उतने ही क्या होते हैं? अस्थाई भाव होते हैं। अगर इन दोनों का नाम देकर न पूछे तब पूछे अस्थाई भाव कितने होते हैं, उस कंडीशन में 11। जैसे पीछे हमने पढ़ा रस कितने होते हैं, उसी तरह से अस्थाई भावों की संख्या भी उसके आधार पर याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात? अब आइए, अब कहता है भैया अस्थाई भाव क्या होता है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो जो भाव, ध्यान से देखिएगा, पहले लिख रहा हूं, कहता है कि जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं। कहां से होते हैं भैया? जन्म से होते हैं, जन्म से होते हैं। अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वातावरण या परिस्थिति लिख सकते हो, वातावरण, वातावरण, अनुकूल वातावरण मिलने पर क्या होते हैं? बाहर आते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो भी लिख लो, होते हैं। ठीक है ना? उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव का मतलब परमानेंट, जो भाव हमारे मन के अंदर हैं। परमानेंट क्या है? हमारे मन के अंदर वो हैं, लेकिन अनुकूल वातावरण वैसा आएगा तब जाके वो जो भाव होंगे वो हमारे अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे, बाहर प्रकट होंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हो, तुम लोग यहीं पे बैठे हो, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आराम से पढ़ रहा हो, अभी कोई भाव नहीं है तुम लोग के मन के अंदर, केवल पढ़ाई पे ध्यान दिए हो। अचानक से शेर घुस जाए इस रूम में, शेर, जैसे ही शेर आ गया आपके भाव बदल जाएंगे। आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होगा, वो भाव होगा भय का। कौन सा भय? कौन सा भाव होगा? भय। तो भय का भाव, तो भय हमारे अंदर विद्यमान है, पहले से स्थित है, पहले से अस्थाई भाव के रूप में हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन अभी नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति का निर्माण हुआ, शेर आ गया, वातावरण चेंज हो गया, आपके अंदर भाव उत्पन्न हुआ, किसका? भय का वातावरण उत्पन्न हुआ। तो वही जो भय है वही हमारा अस्थाई भाव है। वही क्या है? अस्थाई भाव है। कपिल शर्मा शो देखने जाते हो, कपिल शर्मा शो देखने गए, वहां पे वातावरण चेंज हो गया, है ना। आप हर बतिये पे हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, हर बात पे दांत फाड़ रहे हो, तो वहां पे कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है? हास्य, हास्य चीजें सुन रहे हो, इसलिए हास्य रस है, वहां पे हास्य नामक भाव, अस्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। कहीं पे मान लीजिए आपका कोई सगे संबंधी मर गया, शोक में डूब जाओगे, तो वहां पे वो शोक कहां से आ रहा है भैया? आपके अंदर पहले से मौजूद है, वही तो उत्पन्न हो रहा है।
लेकिन कब उत्पन्न हो रहा है? अनुकूल वातावरण आने पर ही वो बाहर निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई पूछे अस्थाई भाव किसे कहते हैं तो आप बताइएगा कि जो भाव हमारे मन में जन्म से होते हैं लेकिन अनुकूल वातावरण में वो कहाँ निकलते हैं? बाहर उत्पन्न होते हैं। बात समझ, वो हमारे क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब कहता है विभाव किसे कहते हैं भैया? तो याद रखिए विभाव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। यहां से ये खड़े खड़े यही पूछ देता है एग्जाम में कि विभावों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताओगे? दो। अभी दोनों पढ़ेंगे हम लोग। अब विभाव किसे कहते हैं बच्चा? अब कहता है कि अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले जो तत्व होंगे या अस्थाई भाव को जागृत करने वाले जो तत्व होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? विभाव। मतलब जिसके सहारे अस्थाई भाव जागेगा। इसीलिए इसमें होता है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। दो प्रकार के होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको देखो, ये कहता है कि अस्थाई भाव को उद्दीप्त करने वाले, क्या करने वाले? उद्दीप्त करने वाले कारक या फिर तत्व क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब सुनिए, अस्थाई भाव को उद्दीप्त करता है, उद्दीप्त का मतलब जागृत करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अब तो लोग क्या करने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब ये अस्थाई भाव जगता कितने प्रकार से है? दो प्रकार से। अस्थाई भाव जगेगा कितने प्रकार से? दो प्रकार से। देखिए कितने प्रकार से, दो प्रकार से कैसे जगेगा, ध्यान से देखिएगा। विभाव दो प्रकार का होता है बच्चा। एक होता है आलंबन, क्या होता है? आलंबन विभाव। और एक होता है बच्चा उद्दीपन विभाव, ठीक है ना? उद्दीपन विभाव, ठीक है, हम ऊपर कर रहे हैं। उद्दीपन विभाव, ठीक है ना? अब सुनिए, दिख रहा है? तो विभाव जो है दो प्रकार का होता है। एक आलंबन, कहाँ गया? एक होता है आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। अब सुनिए, आलंबन विभाव क्या होता है भाई? जिसका आलंब पाकर, जिसका सहारा पाकर, आलंबन का मतलब सहारा, आलंब का मतलब सहारा, तो जिसका आलंब या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं उनको आलंबन विभाव कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहता है बेटा कि जिसका आलंब, जिसका, बोलो साथ में, जिसका आलंब या फिर सहारा पाकर अस्थाई भाव क्या होते हैं? अस्थाई भाव जगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आलंबन विभाव। जैसे ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे नायक और नायिका। अब सुनिए, अब अस्थाई भाव को जगाने वाला है आलंबन, जिसके सहारे देवदास उदास होकर बैठा है। देवदास उदास होकर बैठा है, लेकिन जैसे ही उसके सामने से पारो गुजरेगी, जैसे ही उसके सामने से कौन गुजर रही है? पारो, तो वैसे उसके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? रति नामक अस्थाई भाव, प्रेम उत्पन्न होगा ना, क्योंकि भाई वो पारो से प्रेम करता था और वो नहीं थी तो उदास था। जैसे उसके सामने आई तो खुश हो गया, एकदम प्रेम की भावना उस ओतप्रोत हो गया, तो रति नामक अस्थाई भाव आ गया। तो किसके सहारे उसके अंदर अस्थाई भाव आया? पारो के सहारे ना। तो पारो क्या हो जाएगी? आलंबन विभाव। पारो क्या हो जाएगी? आलंबन विभाव। जिसके सहारे उसके मन में अस्थाई भाव क्या हुआ? जागा। आप आराम से खेल रहे हो, कूद रहे हो अपने दोस्तों के साथ, है ना? अचानक से पूरा शेर चीता पूरा ग्रुपवे आ गया आपके सामने, तो उसको देख के आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? भय का, डर जाओगे ना। तो जिसके सहारे आपके मन का अस्थाई भाव जागा, तो किसके सहारे जागा? टाइगर को देखकर, टाइगर आलंबन है, जिसके सहारे आपका अस्थाई भाव क्या हो रहा है? जाग रहा है। तो उसी को हम आलंबन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो देवदास के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, है ना? अब देखो, नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं तो भी नायक का मतलब प्रेमी और प्रेमिका जान लो, है ना? जैसे
प्रेम एक लाइन आता है कि प्रेम खेलन का यही विवेक, प्रेम खेलन का यही विवेक, मैं तोहे देखूं तू मोहे देख। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो भाई समझ रहे हो। देखो बुरा मत मानिएगा, हिंदी का ऐसा टॉपिक चल रहा है जिसमें ये सारी चीजें आएंगी, आपको बुरा नहीं मानना है। ठीक है, चलिए आओ आ जाओ। अब नायक और नायिका हो गया। अब देखो अस्थाई भाव जाग रहे हैं। अब कह रहा उद्दीपन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे आप लोग देखना ध्यान से क्या हो रहा है, उद्दीपन में क्या हो रहा है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि अस्थाई भाव तो जग गए किसी का सहारा लेकर, किसी का आलम्ब पाकर। अब कह रहा है जिस उद्दीपन विभाव क्या होता है, अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारक, अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले, ध्यान से सुनिएगा। कहता है अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारक, तीव्र करने वाले कारक तो क्या कहते हैं हम, उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे सौंदर्य, जैसे क्या, सौंदर्य। अब देखो पारो तो आई देवदास के सामने, लेकिन भूसौला में से निकल कर नहीं आई, पूरा बाल उबड़ा खुबड़ा नहीं है, सौंदर्य श्रृंगार करके निकली है, पूरा लिपस्टिक काजल बिंदिया अब पूरा पहन के निकली है। तो क्या करेगा, तीव्र करेगा ना, तीव्र करेगा ना, पूरा सज धज के निकली है। तब देवदास देखते ही उसके मन में और तेजी से प्यार प्रेम प्रकट होगा, मतलब रति नाम का अस्थाई भाव आएगा। समझ रहे हैं। तो अस्थाई भाव को तीव्र करने वाले कारक और क्या हो सकते हैं, नायक और नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, नायक और नायिका, नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, चेष्टाएं है ना। अब चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं क्या है। अब देवदास बैठा है, पारो एकदम सज धज के निकली है, और निकलते समय इसको जो है शारीरिक चेष्टाएं नहीं कहते, एकदम हिरनी की चाल के जैसे चल रही है उसके सामने, है ना, हाथों से हाय बाय कर रही है, इशारा कर रही है, तो शारीरिक चेष्टाएं कर रही है ना। ये सारी चीजें वो इशारा कर रही है, देवदास अब कह रहा है कि बस पारो मान गई, है ना। अब वो तेजी से कहाँ भागेगा, पारों की तरफ भागे, तीव्र हुआ ना। अभी तक तो बैठ के खुश हुआ था यहाँ पे, लेकिन जैसे ही सौंदर्य को देखा, शारीरिक चेष्टाओं को देखा, हाव भाव देखा, भागा उसके पीछे। और कहता है कि उसी में एक और, अब इसको कबाब में हड्डी नहीं कहेंगे, इसको कबाब में गुलाब कहेंगे। चांदनी रात हो, क्या हो, चांदनी रात हो, चांदनी रात हो और नायक नायिका चांदनी रात में पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं और चांद को निहार रहे हैं। उस समय भी नायक के मन के अंदर रति नामक अस्थाई भाव बहुत तीव्र गति से उत्पन्न होगा ना, क्योंकि चांदनी रात क्या कर रहा है, ऐसा कारक है जो अस्थाई भाव को तीव्र कर रहा है। क्या कर रहा है, सामान्य रात में तो सामान्य रहेगा, लेकिन चांदनी रात में तीव्र रहेगा कि जब चांद की रोशनी उसकी माथे की बिंदिया पर पड़ेगी तो चमकेगा, कान के झुमके पड़ेगा, तो ये सारी व्याख्याएं मिलती हैं। हो गया, चलिए। तो और उत्तेजित करेंगे, बात समझ में आ गया। तो चलिए बताइए विभाव कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन होता है भैया, उद्दीपन। आलंबन क्या होता है बताओ, तेज बोलना है। उद्दीपन क्या होता है भैया, बात समझ में आ गया। तो पहले कम से कम इतना लिख लो, फिर हम अगले पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, दिखाई दे रहा है ना अब, चलिए लिखिए। आप लोग बुरा मत माना कीजिए, कर रहे हैं, बस आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग अनुभाव पे आते हैं। किस पे आते हैं, अनुभाव। अनुभाव, अब अनुभाव क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब कहता है बेटा अनुभाव, है ना, कहता है कि मन के भावों को, है ना, मन के भावों को व्यक्त करने
वाली शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक क्रियाएं कहो या चेष्टाएं कहो, शारीरिक क्रियाएं या चेष्टाएं, है ना, अनुभव कहलाती हैं। अनुभव अनुभव कहलाती हैं। क्लियर हो गई बात? तो मन के भावों को प्ले है, ठीक है। तो मन के भावों को व्यक्त करने वाली जो शारीरिक क्रियाएं होंगी, जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी, वही हमारी क्या कहलाएंगी? अनुभव कहलाएंगे। हमारे मन के अंदर कोई भाव आया और उस भाव को हम शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हम प्रकटीकरण करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? अनुभव कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। अनुभव कितने होते हैं बच्चा? दो होते हैं। इन दोनों को समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो अनुभव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सात्विक अनुभव। क्या होता है बच्चा? सात्विक अनुभव। क्या होता है बोलो? सात्विक अनुभव। और एक होता है कायिक अनुभव। क्या होता है बच्चा? कायिक अनुभव। बोलो जल्दी। अनुभव, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम इसको देखते हैं। कहता है कि ये शारीरिक चेष्टाएं जो होती हैं वो दो तरीके से हम इसका जो है प्रकट करते हैं, प्रकटीकरण करते हैं, है ना। तो कहता है कि सात्विक में स्वतः, सात्विक में क्या होगा? स्वतः, या फिर अपने आप, अपने आप, या फिर अनायास। एक शब्द आप पढ़े होंगे, अनायास। अनायास होने वाली या होने वाला शारीरिक हरकत। शारीरिक, अभी समझा दे रहा हूं, घबराइए नहीं। शारीरिक हरकत क्या कहलाता है? सात्विक अनुभव कहलाता है। मतलब ऐसी हरकत, ऐसी शारीरिक चेष्टाएं या ऐसी शारीरिक क्रियाएं जो स्वतः हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, अनायास ही हो रही हैं। जैसे आता है इसमें कि सात्विक अनुभव 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का, जिसमें आपका स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ होता है। स्तंभ का मतलब इसमें प्रसन्नता, प्रसन्नता या फिर लज्जा, मतलब जो क्रियाएं अपने आप होंगी। आप कपिल शर्मा शो देख रहे हो, अपने आप सुन के देखकर प्रसन्न हो रहे हो, प्रसन्नता अपने आप आ रही है ना। घर की महिलाएं जैसे ही गार्जियन घर में आता वैसे ही शर्म, लज्जा के मारे वो घूंघट कर लेती हैं, तो लज्जा वो अपने आप आ रही है। बात समझ में आ रहा है? अपने आप होने वाली जो शारीरिक क्रियाएं होंगी, शारीरिक चेष्टाएं होंगी, वो हमारे किस में आएंगी? सात्विक अनुभव में आएंगी, है ना। स्तंभ होता है, फिर आपका वैवर्ण्य होता है। वैवर्ण्य होता है मतलब रंग उड़ना। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, आप देखो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, तो ये अपने आप होता है कि अपन जानबूझकर रंग उड़ाते हो, अपने आप रंग उड़ जाता है। कुछ ऐसी घटना हो तुरंत आपका मुंह का रंग उड़ गया, है ना। तो ये सारे के सारे हमारे किसमें है? सात्विक। अश्रु क्या आता है? अश्रु मतलब रुदन, रोना। जो रोना आता है वो भी अपने आप आता है। रोना भी कैसे आता है? अपने आप। आपका प्रिय कोई बिछड़ गया या वो मर गया, तो आप उसके बारे में सोचते सोचते आपके आंखों से आंसू गिरते रहते हैं, होता है ना। तो ये अपने आप आता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना। तो ये सारी चीजें आपका जो 8 प्रकार के ये सारे के सारे होते हैं, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो ये सात्विक अनुभव होते हैं। बात समझ में आ गया? अब सुनो, कायिक अनुभव किसे कहते हैं बच्चा? जानबूझकर की गई शारीरिक हरकत, है ना। कहता है कि इसमें क्या होता है? जानबूझकर। कैसे बच्चा? जानबूझकर की गई, बोलो ना जी, जानबूझकर की गई शारीरिक हरकत। ये दोनों हरकत है, एक जानबूझकर हो रहा है, आएगो अपने आप हो रहा है। तो जानबूझकर की गई जो हरकत होती है वो क्या होती है? कायिक अनुभव वो कहलाता है। जैसे आप बैठे हैं, मान लीजिए कोई लड़का बैठा है, सामने से कोई लड़की जा रही है, अब कोई लड़की जा रही है, उसको देख के वो सीटी मार दिया,
तो सीटी मार दिया तो अपने आप ये स्वतः मारा, अपने आप मारा कि जानबूझ के मारा? ये जो क्रिया हुई वो स्वतः हो रही है कि जानबूझकर हो रही है? सीटी मारना जानबूझकर होता है कि अपने मन ने मुंह बजा दिया सीटी, नहीं ना? तो सीटी बजाना क्या होता है? सीटी बजाना। जैसे सीटी आपने बजाया, लड़की आपके तरफ देखी, जैसे ही देखी आपने आंख मार दिया। आपने क्या मार दिया? आंख। तो आंख मारना स्वतः हो रहा है? क्या हो रहा है? आंख मारना, आंख मारना। ये सारी की सारी जो शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं वो किसमें हैं? कायिक अनुभव। क्यों? क्योंकि जानबूझकर की गई शारीरिक हरकत ही कायिक अनुभव कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो अनुभव में आपने देखा, अनुभव क्या होता है? मन के भावों को प्रकट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उसको अनुभव कहते हैं। और मन के भावों को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक सात्विक मतलब स्वतः होगा और एक जानबूझकर होगा। बात समझ में आ गया? तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग तुरंत लिखते हैं आगे। जल्दी लिखिए, जितना जल्दी हो सकता है लिखिए। इसमें 8 में लिखवा दे रहा हूं, इसमें 8 लिख लीजिए, ठीक है ना? लिखिए। अब आई सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिए और संचारी भाव को तुरंत हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये सात्विक अनुभव 8 होते हैं। स्तंभ का मतलब प्रसन्नता, लज्जा। वैवर्ण्य का मतलब रंग उड़ जाता है। अश्रु मतलब रोना, रोना धोना, है ना? और कंपन का मतलब कभी कभी डर के मारे आपका शरीर क्या होने लगता है? किसी किसी को देखोगे झगड़ा और बवाल होता है तो उसका शरीर कांपने लगता है, तो शरीर का कांपना, है ना? शरीर का कांपना इसमें आएगा। अब सुनो, स्वर भंग, कभी कभी आपका स्वर भंग हो जाता है, मतलब आवाज लड़खड़ाने लगता है, स्पष्ट नहीं बोल पाते हो, वो स्वर भंग में आएगा। प्रलय, प्रलय का मतलब शून्यता का हो जाना, मतलब आपका कोई सगे संबंधी का डेथ हो गया, मर गया, तो मर गया के बाद उसके बाद आप एकदम शांत, शून्यता की स्थिति आ जाती है, तो वो प्रलय, है ना? श्वेद का मतलब पसीना आता है, आपको डर के मारे किसी कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि आपको पसीना छूटने लगते हैं, तो श्वेद होता है। बात समझ में आ रहा है? अब आइए धड़ाक से देख लेते हैं हम लोग संचारी भाव को। आइए वीडियो में आप लोग बाकी लिख लीजिएगा, है ना? संचारी भाव क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। संचारी भाव इसी को कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। अब ध्यान से सुनिए, यहां से एक प्रश्न आता है, कहता संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। याद रखिएगा, कितनी होती है? 33। तो जो भाव कुछ समय के लिए या थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, उन भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव। कुछ कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जो आते हैं और आके थोड़ी देर रह के फिर तुरंत क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। जैसे वीर रस, वीर रस जब पढ़ते हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लो हर बोलो के सुनी हमने कहानी, हमने बोल दिया और आपके अंदर जोश आ गया, उत्साह आ गया। कितने समय तक रहा? थोड़े समय के, अब फिर उसके बाद वो उत्साह खत्म हुआ ना। तो जो भाव थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, उसी को हम कहते हैं संचारी भाव। तो लिख लो जल्दी, जो भाव थोड़े समय के लिए, किस समय के लिए? थोड़े समय के लिए, समय के लिए आते हैं, के लिए आते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं, उसे हम कहते हैं संचारी भाव। क्लियर होगी बात? बस इतना ही। और ये कितने प्रकार का होता है? 33। कितने होता है? अब 3300 नहीं पढ़ना है, बस संख्या याद रखिए। क्लियर होगी बात? अब कल हम लोग क्लास में श्रृंगार रस से स्टार्ट करेंगे और सारा का सारा 11 रस लाइन से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आपसे यही अब मैं कहूँगा, कम से कम कुछ हेडिंग्स आप याद करके आएंगे आज जो पढ़े हैं, ठीक है ना? बाकी आप हाँ पूछेंगे।